गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थी वो स्टार्ट की थी। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में, बाउंड्री, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती हैं, सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती हैं। इसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज जो मेन है हमारे पास, जो हमने आगे पूरी डिटेल में स्टडी करनी है। कौन कौन सी थी? एंट्रोपी, एंथैल्पी, internal energy and Gibbs free energy. Or intensive properties, that the properties of system which does not depend upon the mass of system, जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और बात, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो एडिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं and intensive properties are non-additive properties. Non-additive properties. अब इसका मतलब क्या हुआ? Additive and non-additive properties का मतलब क्या होता है? मतलब मान लो एक रूम है, ये 2 रूम है साथ में, इसका टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है और इसमें भी रूम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर मैं ये वॉल जो है वो हटा दूं तो ऐसा नहीं है कि इसका टेम्परेचर जो है 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एडिटिव। अंडरस्टूड? दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एडिटिव। अगर ये एक होल बन गया तब भी इसका रूम टेम्परेचर जो है दैट विल रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होगा। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। थर्मो डायनेमिक वेरिएबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेट फंक्शन, सेकंड वन पाथ फंक्शन। अब नाम से ही थोड़ा आइडिया जो होता है वो लग जाता है। स्टेट फंक्शन जो होते हैं that does not depend upon path of system, जो सिस्टम के पाथ पे डिपेंड, मतलब जो रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, जब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। वो इनिशियल से फाइनल में कैसे पहुंचा, ठीक है, उसने कितना वर्क डन किया, कितनी एनर्जी लूज की, कितनी एनर्जी गेन की, इन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, जो स्टेट फंक्शंस होते हैं दैट डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट फंक्शंस डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ, ये हमें स्टेट के बारे में बताता है, ठीक है, और ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है ऑफ सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम, किस पे डिपेंड नहीं करेगा? पाथ। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एग्जांपल कौन से हैं? अब देखो, मैं जो है इसमें मेन जो है 4 टॉपिक के बारे में बात कर रही हूं, विच आर पिलर्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन कौन से हैं ये तुमने लिखने हैं साथ में। एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। These are 4 pillars of thermodynamics.
ये जो है सब के सब क्या है, स्टेट फंक्शंस है। दे डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ये 4 और साथ में जो हमारे गैस के जो मेन 4 कंपोनेंट्स हैं, जो गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये जो 4 कंपोनेंट्स ऑफ गैस, ठीक है, गैस के, और 4 जो है ये थर्मोडायनेमिक्स के, ये जो 8 है दीज आर स्टेट फंक्शंस। ये 8 के 8 जो है ये किसको शो करते हैं, स्टेट फंक्शन को शो करते हैं, मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं एंड दीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ ऑफ फंक्शन। अब ये क्वेश्चन जो है कई बार नीट और जेईई में पूछा गया है कि स्टेट फंक्शंस कौन से हैं, तुमने बताना है, उसमें से तुम्हें चॉइस आएगी, या फिर कई बार फाइनल एग्जाम में भी आता है, जो तुम्हारा 18 मार्क्स की जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें पूछा जाता है कि इसमें से स्टेट फंक्शन कौन सा है, पाथ फंक्शन कौन सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा गया है। अब ये देखो, ये हम कैसे बताएंगे कि इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिपेंड करता है। अब देखो, जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, हमारे पास 2 चीजें होती है, कौन कौन सी, रिएक्टेंट से हमारे पास क्या बन जाता है, एक रिएक्टेंट होता है, उससे हमारे पास बनता है प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एंथैल्पी का चेंज आया है। अब देखो, जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की जो टॉपिक करते हैं, ये सब हम, जैसे हम एंथैल्पी जो है डायरेक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमेशा हम चेंज इन एंथैल्पी को डिटरमाइन करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को, तो इनको हमेशा हम डेल्टा से, ठीक है, जो चेंज आता है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेल्टा एच, अब देखो इसका भी कुछ डेल्टा एच होगा, इसकी एंथैल्पी होगी, इसकी भी कुछ एंथैल्पी होगी, तो डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा एच जो है इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखो, मान लो हमारे पास कई बार क्या होता है, रिएक्शन जैसे A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ठीक है, मतलब मेरे पास 2 रिएक्टेंट है और 2 ही प्रोडक्ट है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीशन का साइज लगाते हैं कि मतलब हमारे पास समीशन, इन सब का समीशन, ठीक है, प्रोडक्ट का, और समीशन ऑफ एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरह से हम चेंज इन एंथैल्पी को डिटरमाइन करते हैं। वैसे ही हमने क्या करना है, डेल्टा यू लिखो, डेल्टा ई लिखो, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एनर्जी से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इसको। डेल्टा ई इज इक्वल टू समीशन ऑफ डेल्टा ई प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ डेल्टा ई रिएक्टेंट, ठीक है। वैसे एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से, ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल टू समीशन ऑफ डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ डेल्टा एस रिएक्टेंट, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू समीशन ऑफ डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ डेल्टा जी रिएक्टेंट, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो चेंजेस डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एंथैल्पी या प्रोडक्ट की एनर्जी या फिर जो भी गिफ्ट फ्री एनर्जी है उसको माइनस करते हैं हम रिएक्टेंट में से, तब हमारे पास जो है वो चेंज आता है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, मेरे पास जो है, मैंने ए से जो है वो बी बनाना है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास चेंज इन एंथैल्पी जो है वो 500 है, चेंज इन एंथैल्पी कितनी है, 500 है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो ए, ये डायरेक्ट जो ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे मेरी जो एंथैल्पी है वो चेंज इन एंथैल्पी जो है 500 आ रही है, ठीक है। अब देखो, मान लो मेरे पास एक और चॉइस है कि मुझे ए से बी बनाने के लिए मैंने इस तरफ से ए को पहले सी में कन्वर्ट किया, सी को डी में कन्वर्ट किया और फिर बी, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा H1, ये डेल्टा H2 और ये डेल्टा H3, ठीक है। अब ये चेंज इन एंथैल्पी है ए से सी में बनने में, फिर सी से डी, और मेरे पास ये फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास बी आ गया, ठीक है। अब मान लो डेल्टा H1 जो है वो 100 है, डेल्टा H2 जो है वो 200 है और डेल्टा H3 जो है वो 200 है, ठीक है। अब मैंने डेल्टा H निकालना है तो वो कैसे आएगा, टोटल जो होगा इन तीनों को सम अप करना है, तो 100 प्लस 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 500,
ठीक है, मतलब टोटल भी क्या है, सेम है, चाहे तुम कहीं से भी जाओ। अगर डायरेक्ट तुमने कन्वर्ट करना है तब भी तुम्हारी एनर्जी एंथैल्पी जो इतनी आएगी, अगर तुम इस रास्ते से जाओगे तब भी एंथैल्पी जो है तुम्हारे पास 500 आएगी। अब मान लो मेरे पास एक और रास्ता है, मैंने ए से जो है एक्स बनाया, एक्स से वाई, वाई से जेड और जेड से फिर बी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे डेल्टा H4 है, यहां से डेल्टा H5, यहां से डेल्टा H6 और यहां से डेल्टा H7, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज देखते हैं। डेल्टा H4 जो है वो 200, डेल्टा H5 जो है वो 200, डेल्टा H6 जो है अगेन 200 और डेल्टा H7 जो है वो है 100, -100 है, ठीक है। एंथैल्पी कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब इनको हमने इनका सम अप करना है, तो डेल्टा H4 प्लस H5 प्लस H6 H7, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 200 प्लस 200 प्लस 200 और ये प्लस माइनस माइनस 100 इज इक्वल टू 500 अगेन, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई, 500। मतलब ये देखो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, चाहे मैं ए से डायरेक्ट बी बना रही हूँ, यहां से जा रही हूँ, यहां से जा रही हूँ। सो दीज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, दे डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही एंथैल्पी के साथ हमारे पास एंट्रोपी जो है वो भी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। गैस फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये चार की चार प्रॉपर्टीज, और साथ में जो गैस के मेन कंपोनेंट्स है हमारे पास कौन कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से स्टेट फंक्शन है, कौन से पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और साथ में जो गैस के कंपोनेंट्स है टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, दीज आर स्टेट फंक्शंस, दे डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, अब पाथ फंक्शन देखो नाम से पता चल रहा है, पाथ फंक्शन मतलब जो पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से, जो प्रॉपर्टीज, जो फंक्शंस जो होते हैं वो पाथ में और साथ में इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में भी डिपेंड करते हैं, दे आर नोन एज पाथ फंक्शंस, ठीक है। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन पाथ एंड, और किस पे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे भी डिपेंड करेंगी, एंड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, दे आर नोन एज पाथ फंक्शन, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या हैं, हीट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और वर्क जिसको रिप्रेजेंट करते हैं W से, ठीक है। दीज आर पाथ फंक्शंस, हीट और वर्क, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट जो है वो पाथ फंक्शंस है, हीट एंड वर्क, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे मैंने पानी बॉईल, यहाँ पे पानी है मेरे पास, ठीक है, ये पानी है। अब देखो यहां से हीट जा रही है या आ रही है, ठीक है ना, या तो रिलीज करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, ये हमें पता होना चाहिए कि ये जा रही है, इसलिए पाथ जो है हमें इसका पाथ पता होना चाहिए कि हीट जो रिलीज हो रही है एब्जॉर्ब होगी, तभी हमें पता चलेगा कि सिस्टम जो है वो कौन सी स्टेट में है, ठीक है ना। इसीलिए हीट और वर्क जो है दे आर पाथ फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है। इसमें कौन सी है, फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो आइसो क्या होता है, सेम, और थर्मल मतलब टेम्परेचर, मतलब जिस सिस्टम में जो टेम्परेचर है दैट विल रिमेन सेम, ठीक है, वो कौन सी प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल। तो मतलब सेम होगा तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। अब किसी भी सिस्टम में अगर डेल्टा टी 0 है तो उसमें डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। अब देखो जैसे मेरे पास एक सिस्टम है,
ये सिस्टम है मेरे पास। अब यहाँ पे मान लो टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब मैंने मॉर्निंग में देखा इसका टेम्परेचर, जैसे 7 AM पे मैंने टेम्परेचर देखा तो वो 25 था, ठीक है, मतलब T1 यहाँ पे 25। फिर मैंने 11 AM पे देखा तब भी 25 डिग्री सेल्सियस था T2। अब मैंने 1 बजे देखा, जब क्या होती है, धूप होती है, तब भी क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने रात को देखा मान लो 9 PM, तब भी टेम्परेचर क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस। ये T3 और T4। अगर मैंने चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तब कैसे आएगा, कोई भी किसी में से भी माइनस कर लो। जैसे मैंने डेल्टा T निकालना है, T3 माइनस T2 क्या आ जाएगा मेरे पास, T3 कितना है 25, T2 कितना है 25 डिग्री, तो कितना आ गया 0, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया 0। सो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, जिसमें टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होगा, मतलब डेल्टा T क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें चेंज इन हीट जो है क्यों, मतलब वो क्या हो जाएगा 0, चेंज इन हीट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक बाउंड्री में पढ़ाया था एडियाबैटिक वॉल, जैसे जो थर्मस होती है ना, ये मान लो मेरे पास थर्मस है, इसकी वॉल्स जो हैं दीज आर एडियाबैटिक, मतलब यहां से हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो इसमें जो वही कि इसकी Q1 जो है वो 20 जूल है, ठीक है। मान लो मैंने मॉर्निंग में मैंने इसकी हीट चेक की 20 जूल थी, फिर मैंने कुछ टाइम के बाद देखी फिर से 20 जूल, आफ्टर सम टाइम अगेन इट वाज 20 जूल, ठीक है। तो अगर हम वैसे ही Q2 माइनस Q1, जैसे मान लो Q2 या Q3 जो भी करेंगे तो वो क्या आएगी 20 माइनस 20 दैट इज 0, तो चेंज इन हीट क्या आ गई 0। तो ऐसे सिस्टम जहां पे जो हीट है वो क्या होती है कांस्टेंट होती है, चेंज इन हीट जो है वो क्या होती है कांस्टेंट होती है, तो उनमें एडियाबैटिक प्रोसेस होती है जहां पे चेंज इन हीट जो है वो 0 होगी, ठीक है। मतलब डेल्टा Q क्या आएगा यहाँ पे 0 होगा, मतलब कांस्टेंट है वो हीट, तो डेल्टा Q क्या हो जाता है 0 हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। अब देखो आइसो क्या होता है सेम, और बारिक मतलब प्रेशर, मतलब जिन प्रोसेसेस में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं आइसोबारिक। नेक्स्ट है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम, जिन प्रोसेसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उनको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ पे प्रेशर मतलब डेल्टा P जो है वो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे डेल्टा V जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आ गई फोर्थ, ठीक है। सबसे पहले हमने आइसो थर्मल की, फिर एडियाबैटिक की, ये थर्ड जो है दैट इज आइसोबारिक, और फोर्थ आइसोकोरिक, फिफ्थ जो है साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस कौन सी होती है, व्हेन सिस्टम अंडरगोज नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। जब एक सिस्टम जो है नंबर ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू जा रहा है, बट एंड में कहां पहुंच रहा है, वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो रही हैं बट वापस जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ यहीं पहुंच गया, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब इनिशियल स्टेट से शुरू हुआ, ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू गया, बट लास्ट में वो कहां पहुंच गया, इनिशियल स्टेट पे ही पहुंच गया। तो यहाँ पे डेल्टा U क्या हो जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, बट देखो अब यहां से, अब देखो मेरे पास जैसे एक प्रोसेस है, जैसे मैंने A से B बनाया, B से C बनाया, C से D बनाया, और D से फिर से A, ठीक है। अब देखो जब यहां से B बना तब कुछ एनर्जी यूज हुई, ठीक है, कुछ काम भी किया। अब यहाँ पे मतलब हीट का एक्सचेंज तो होगा ना, तो डेल्टा Q जो है दैट विल नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा W इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे ना तो चेंज इन हीट जीरो होगा और ना ही वर्क डन जीरो होगा, मतलब कुछ काम भी किया है और हीट जो है वो भी चेंज का वो भी एक्सचेंज हुआ है, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेसेस में क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, दीज आर साइक्लिक प्रोसेसेस। तो साइक्लिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। व्हेन सिस्टम अंडरगोज number of processes, number of different processes, number of different processes, and finally reach the initial state of system। ठीक है, इसमें डेल्टा क्यू जो है दैट विल नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा डब्ल्यू इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, बट डेल्टा ई जो है यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे क्या जनरल रिएक्शन होता है, ए बी, ठीक है, ये रिवर्सिबल का साइन होता है। मतलब देखो जब भी एक रिएक्शन होता है ना, उसमें दो फोर्सेस होती हैं, एक होती है ये ड्राइविंग फोर्स, मतलब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और एक होती है ऑपोजिबल फोर्स। ठीक है, एक होती है ड्राइविंग फोर्स, मतलब मेरे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उसको ड्राइविंग फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, दूसरा जो है अब बी फिर से कोशिश कर रहे हैं कि वो ए में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज ऑपोजिबल फोर्स। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ए बी में बन रहा है, बी फिर से ए में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो है एक मतलब प्रोसेस जो होती है ना, मतलब इसका एंड नहीं होता है, ये चलती रहती है, ए बी में बनता है, बी जो है ए में बनता है, फिर ए बी में बनता है, बी फिर से ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। ये जो होती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, कि ए बी में बन रहा है, बी फिर से ए में बन रहा है। ठीक है, सेकंड इनफाइनाइट टाइम होता है इसमें, ये चली रहती है। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम। सेकंड जो है, अच्छा ये कब अटेन होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है, जब ड्राइविंग फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, यहां पे ड्राइविंग फोर्स जो है इक्वल टू ऑपोजिबल फोर्स, मतलब जितना आगे चल रहा है ना रिएक्शन उतना ही पीछे चल रहा है, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन है मैक्सिमम है, क्योंकि वर्क डन होता जा रहा है, काम हो रहा है ना, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी से फिर ए में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और ये रिएक्शन जो एक्चुअल में होती नहीं है, इमेजिनरी है, क्योंकि अब देखो ये मतलब हमारे पास क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है ना, एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो इसलिए ये जो एक इमेजिनरी रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है, ये इमेजिनरी रिएक्शन इसे पढ़ते हैं हम, बट एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डायनेमिक इट इज जो सिस्टम जो होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब ड्राइविंग फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू ऑपोजिबल फोर्स। ठीक है, और ये इनफाइनाइट टाइम में होता है और ये इमेजिनरी होता है। लास्ट हमारे पास है इरिवर्सिबल, यहीं पे लगा रही हूं मैं। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, जब ए जो है वो कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट। अब देखो यहाँ पे भी क्या होता है, बी जो कोशिश करता है वो ए में कन्वर्ट हो जाए, बट यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जो है, ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन ऑपोजिबल फोर्स। ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन ऑपोजिबल फोर्स। ठीक है, सो ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है ज्यादा मूव करता है, ड्यू टू ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन ऑपोजिबल फोर्स। और ये जो होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती है। यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये हम
इक्विलिब्रियम के चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और ये जो एक्चुअल में अकर करती है, ठीक है ना, ये इमेजिनरी नहीं होती है, ये एक्चुअल में अकर करती है, एक्चुअली अकर, ठीक है, ये होती है रिएक्शंस एक्चुअली अकर, और इजीली कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, इजीली कंप्लीट हो जाती है, इजीली कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने दो मेन स्टडी किए हैं, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन में हमने मेन जो है थर्मोडायनेमिक्स के 4 पिलर्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में, ठीक है, ये स्टेट फंक्शन होते हैं। और जो गैस के कंपोनेंट्स हैं मेन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मोल फ्रैक्शन, ये स्टेट फंक्शन है। दे डज नॉट डिपेंड अपॉन path, they depends upon initial and final state of system। और path function work and heat, जो डिपेंड करते हैं किस पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करेंगे। उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी पढ़ी हमने, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। सो दीज आर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कल करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो में समझ आया होगा सब कुछ, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।